Hello dear students, myself Navneet Bhandari and I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics. This is lecture number 8 of chapter electricity और I hope कि आपने बाकी 7 लेक्चर्स अच्छे से देख लिए होंगे बच्चों। इस चैप्टर में बस आज वाला लेक्चर और 2 लेक्चर्स और मतलब टोटल 10 चैप्टर्स में मैं पूरा 10 लेक्चर्स में पूरा चैप्टर खत्म करा दूंगा आपको। आज वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और 3 नंबर में इसके आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है कि ये आपको एग्जाम में मिल सकता है। तो आज का टॉपिक है क्या, पहले हम लिख लेते हैं। सो टुडेस टॉपिक इज अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। व्हाट डू यू मीन बाय हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बच्चों? बिल्कुल कॉमन सा ये ऑब्जर्वेशन है अपनी डेली लाइफ में, अगर आपने देखा हो कभी। जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, चाहे वो पंखा हो, चाहे वो फोन का चार्जर हो, या टीवी हो, या फ्रिज हो, जब भी वो कुछ टाइम तक अगर आप उनको ऑन रखो तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई उसमें से हीट एनर्जी बाहर की तरफ निकल रही है, या उनको टच करोगे तो आपको वो गर्म नजर आएंगे, मतलब महसूस होंगे। तो ऐसा क्या हुआ, सोचो जरा। मैं यही तो बोलने की कोशिश कर रहा हूं आपको, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट के कंटिन्यूसली पास होने से किसी भी डिवाइस में आपको हीटिंग इफेक्ट नजर आ रहा है, उसके अंदर हीट फील हो रही है। एक्चुअल में क्या हो रहा है देखो, समझते हैं जरा इस चीज को। पहले मैं इसको लिख देता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो सिंपल सा इसका जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, व्हेन एवर इलेक्ट्रिक करंट is passed through a conductor, it gets heated up after some time। जब भी मैं इलेक्ट्रिक करंट को पास करूंगा कंडक्टर में से, ये कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। साथ साथ नोट्स बनाते रहो बच्चों। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, इफेक्ट तो समझ आ गया, राइट। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है? तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग वी कैन सिंपली से कि जो ये हीट एनर्जी पैदा हो रही है, दिस हीट एनर्जी डेवलपिंग इन कंडक्टर, ये जो हीट एनर्जी है चाहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के स्क्वायर के। जितना ज्यादा करंट ज्यादा होगा, मतलब अगर कोई बड़ा डिवाइस है, करंट ज्यादा कंज्यूम करेगा तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। करंट को डबल कर दो, हीटिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ज्यादा। करंट को ट्रिपल कर दो, हीटिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स ज्यादा। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम t। जितने ज्यादा टाइम तक यूज करोगे डिवाइस को, उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा, है ना। आपने 2 पंखे लिए सेम कंपनी के, सेम कंडीशन के, एक को चलाया 5 घंटा और एक को चलाया आधा घंटा। आप देखोगे जो 5 घंटे तक चला होगा पंखा, वो ज्यादा हीट कर रहा होगा। तो यही बात तो मैंने लिखी है यहाँ पर, और यही बात मैं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, हर्डल्स, कि चार्ज जो फ्लो कर रहा था वो अब क्या, चार्ज में डिस्टर्बेंस आ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। ये तो था एक, मतलब इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट था, ठीक है, जो आपको पेपर में लिखना होता है कि क्या हीटिंग इफेक्ट, क्या हीटिंग इफेक्ट आपको बता दिया कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक करंट को आप किसी कंडक्टर में से पास करोगे तो कुछ टाइम बाद वो कंडक्टर गर्म हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, जो हीट एनर्जी पैदा हो रही है कंडक्टर के अंदर, वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। और अगर मैं इसको कंबाइनली लिखूं तो ये बन जाएगा I स्क्वायर RT, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। इसका जो प्रूफ है वो आपको मैं करवाऊंगा, अभी इसका प्रूफ भी करवाऊंगा, और उसी की बात कर रहा हूं, 3 नंबर में आ सकते हैं। तो बच्चों, क्या हम अपनी डेली लाइफ में इसको एज अ बेनिफिट यूज कर सकते हैं? सोचो जरा, अगर आपके घर में कपड़े प्रेस होते हैं, जब आप स्कूल जाओगे तो आपकी यूनिफॉर्म प्रेस होती है, आप देखो ना, करंट से क्या पैदा कर रहे हो, हीट, और हीट से क्या कपड़ों को प्रेस कर रहे हो। तो हीटिंग इफेक्ट का हम अपनी डेली लाइफ में यूज भी करते हैं, ठीक है, जैसे कि टोस्टर हो गया, आयरन हो गया, पानी जो गर्म करने वाला आपका हीटिंग रोड हो गई, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट हमारी डेली लाइफ में यूज भी है, क्लियर।
तो अब इसकी हिडन पिक्चर क्या है, इसको इंटरनली समझते हैं। ये तो होगी बिल्कुल ऊपर ऊपर से बात कि चलो ठीक है यार, हमको डेफिनेशन क्लियर हो गई, मतलब पता लग गया, आगे क्या, ये हुआ कैसे। अब इसको जानने के लिए देखो थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं बच्चों। अगर हम इसकी डिटेलिंग में जाएं तो कुछ ऐसे समझो आप जरा, एक कंडक्टर का एक्सरे करते हैं। जब मैंने कंडक्टर का एक्सरे किया तो ये कुछ मुझे ऐसे नजर आया कि कंडक्टर के अंदर बहुत सारे चार्ज है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मान लो, ये जो इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे भाई तभी तो करंट होगा ना। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज बेसिकली करंट। अगर मैं बोलूं आपको कि भाई ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, देन ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और यहां पर लगा दी की को कर दिया क्लोज। अब यहां पर बेटा नेगेटिव एंड है और यहां पर पॉजिटिव है, तो यहां से लगेगा रिपल्शन, ये धक्का लगेगा, रिपेल होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां पर मूव करना स्टार्ट कर देंगे इधर। और जब ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ चलेंगे तो यार भीड़ में क्या होता है, भीड़ में आप अगर मान लो जैसे कि कभी दिवाली पे आप किसी मार्केट, दिवाली से एक दिन पहले कभी मार्केट में जाना, आपको आसपास लोग ही लोग दिखाई देंगे, और अचानक मैं बोलूं कि भाई आपको क्या, आप सभी को भागना है, सपोज करो यहां से लेकर लगातार आपने 1 किलोमीटर तक भागना है, अब जो भीड़ भागने की कोशिश करेगी तो क्या एक दूसरे को धक्का लगेगा, ठीक है। तो यहां पर भी ये होगा बेटा कि जब ये सभी के सभी जो अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो ये मूव करने की कोशिश करेंगे, तो they will suffer collisions with the ions present in the conductor and आपस में तो खैर रिपेल कर ही रहे हैं, क्लियर। तो यहां पर बेटा क्या होगा, यहां पर कंटिन्यूअसली कोलिजन सफर करेंगे। ये कोलिजन का मतलब है टकराव, टकराएंगे। ये कोलिजन से क्या होगा, हीट एनर्जी पैदा होगी। जब आपको आप किसी चीज से बार बार, जैसे कि हाथों को बार बार अगर आप ऐसे रब करो, इस तरह से रब करो, तो क्या आपको यहाँ हाथों में हीट पैदा होगी, आपके हाथ का जो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो यही चीज है। एक्चुअल में मैं ये बोल सकता हूं कि जो यहां पर चार्ज है, ठीक है, हुआ क्या, कुछ ऐसा हुआ, चार्ज ने गेन करी काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनी। चार्ज ने गेन करी काइनेटिक एनर्जी, क्यों, क्योंकि धक्का लगा। काइनेटिक एनर्जी से क्या बनी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। और इस इलेक्ट्रिक एनर्जी का कुछ हिस्सा, इस इलेक्ट्रिक एनर्जी का कुछ हिस्सा किस फॉर्म में निकल गया, हीट की फॉर्म में। और बाकी बची जो रिमेनिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो सर्किट में आपको अवेलेबल है, इससे आपका डिवाइस काम कर रहा है। तो यहां पर थोड़ा सा क्या काम खराब हो गया कि भाई इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कंप्लीटली कन्वर्ट हो सकती थी, उसका कुछ हिस्सा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। बच्चों समझ पा रहे हो इस चीज को। तो बच्चों जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी में से कुछ हिस्सा हीट एनर्जी की फॉर्म में क्या हो गया, इसमें से निकल गया। आपको एक चीज पढ़ाई जाती है 9th क्लास में, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ऐसा भी बोल सकता हूं मैं। तो एनर्जी का हमेशा कन्वर्जन किया जा सकता है। जैसे कि यहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी का कुछ हिस्सा किसमें कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी में। इसकी वजह से ही आपको इन इलेक्ट्रॉन के जब मोशन के साथ साथ बाहर थोड़ा सा आपको क्या टेम्परेचर इसका राइज हुआ मिलता है। रीजन क्या है कि हीट बाहर की तरफ निकल रही है, क्लियर है। तो अब इस हीट एनर्जी का एक्सप्रेशन ड्राइव कैसे करेंगे, देखो सिंपल है बिल्कुल। आपको यह पता है कि कोई भी जो एनर्जी है, एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो मैं एनर्जी को कहीं ना कहीं वर्क डन लिख सकता हूं, है ना, डायमेंशनली लिख सकता हूं कि भाई एनर्जी और वर्क डन क्या एक ही बात है। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज एनर्जी। तो अभी आपको यह भी पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर धकेला जा रहा है तो इन इलेक्ट्रॉन्स पर क्या लग रहा है, फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है, यहां से फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है बैटरी का, ये टर्मिनल इसको धकेल रहा है इधर की तरफ, और फोर्स लगने से ये जो चार्ज है ये डिस्प्लेस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फैक्टर आपके माइंड में आ रहा होगा। तो भाई वर्क डन तो हो रहा है यहां पर, ये बात तो क्लियर है। अब अगर वर्क डन हो रहा है, इसको एक बार एज इट इज डायग्राम को बनाओ बच्चों। और बच्चों आपने इस वर्क डन का फॉर्मूला भी पढ़ा है। देखो फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये सबसे पहले लेक्चर में आपको शायद बताया था मैंने। पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है, वर्क डन ओवर चार्ज, है ना, डब्ल्यू बाई क्यू। इसको कैपिटल क्यू लिख देता हूं यहां पर ऐसे, है ना। तो यानी कि अगर मुझे वर्क डन लिखना हो, ऐसे पढ़ा था ना आपने, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ये आपने पढ़ा था सेकंड लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में जब आपको कराया था। तो वर्क डन का मतलब क्या हो गया बच्चों, V इंटू में क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू में चार्ज।
और इस वर्क डन को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों यहाँ पर V इंटू में क्यू। तो बेटा ये वर्क डन किसके इक्वल आ गया, V इंटू में क्यू के इक्वल आ गया। आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ भी आपने पढ़ा था, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V को क्या लिखा जा सकता है IR। यहां पर क्या है V, राइट हैंड साइड में देखो, तो मैं क्या करूंगा बच्चों W इज इक्वल टू V की जगह क्या लिख दूंगा IR, और क्यू को लिख दिया मैंने भी एज इट इज। अब आपको यह भी पता है बच्चों कि क्यू का मतलब क्या होता है, करंट इनटू टाइम, है ना, कि क्यू बाय टी क्या होता है, अरे क्यू बाय टी क्या होता है, क्यू बाय टी चार्ज अपॉन टाइम करंट होता है, तो क्यू को क्या लिख सकता हूं, करंट इनटू टाइम। तो यहां पर W इज इक्वल टू आ जाएगा I R, और क्यू को क्या लिख दूंगा मैं I T, है ना, करंट इनटू टाइम, जिससे ये फॉर्मूला क्या बन गया, W इज इक्वल टू I दो बार है तो I स्क्वायर RT, राइट, इस तरह से। तो ये वर्क डन किसके इक्वल चल रहा है, हीट एनर्जी के इक्वल, है ना। अगर मैं बोलूं कि भाई इस दौरान जो हीट एनर्जी निकली होगी तो वो क्या होगी I स्क्वायर RT, तो मैं इस W को क्या लिख सकता हूं यहाँ पर H। तो इस तरह से आपने क्या ड्राइव किया बच्चों, अभी जो हीट एनर्जी आई आपके पास, अरे इलेक्ट्रिक एनर्जी का कुछ हिस्सा ही तो हीट एनर्जी है, तो मैं इसको हीट एनर्जी बोल दूं, इसको मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी बोल दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी से ही तो हीट एनर्जी बनी, राइट। अगर मैं श्री राम जी को विष्णु बोलूंगा तो उसमें कोई गलत तो होगा नहीं, क्योंकि विष्णु जी के ही तो अवतार है श्री राम जी, और वो भी क्या नारायण का रूप है। यहां पर अगर हीट एनर्जी बोल रहा हूं, हीट एनर्जी कैसे बनी, इस इलेक्ट्रिक एनर्जी से ही तो हीट एनर्जी बनी, तो इसको आप बोल सकते हो यहाँ पर जो आपके पास एनर्जी है यहाँ पर वो क्या है, I स्क्वायर RT, राइट। दिस इज द एक्सप्रेशन हाउ यू कैन ड्रॉ, हाउ यू कैन ड्राइव द 3 मार्क क्वेश्चन हियर। ये 3 नंबर में आने के पूरे पूरे चांस है। लॉजिक क्या लगाया, बस V को IR में कन्वर्ट कर दिया और क्यू को IT में कन्वर्ट कर दिया, और आपके पास आ गया एक्सप्रेशन। अब एक और ट्विस्ट है यहाँ कहानी में, देखो दिस इज इन टर्म्स ऑफ I एंड R। अगर मैं कुछ ऐसे यहां मॉडिफिकेशन करूं, देखो जरा ध्यान से, देखो अभी आपने फॉर्मूला ड्राइव करा है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। अब मुझे पता है कि मैं करंट को क्या लिख सकता हूं बच्चों, V बाय R लिख सकता हूं, करंट को V बाय R कैसे लिख सकता हूं, ओम्स लॉ। तो H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर इंटू में R इंटू में T आ गया, यहां पर I की जगह क्या आ जाएगा V बाय R, यानी कि V स्क्वायर बाय R स्क्वायर। अब यहां से बेटा R से R कैंसिल कर दो, तो H विल बी V स्क्वायर बाय R इंटू में T। तो हीट एनर्जी का ये भी फॉर्मूला होता है, V स्क्वायर बाय R इंटू में T। I स्क्वायर RT भी होता है, ये भी होता है। I स्क्वायर RT कब है, जब आपको करंट और रेजिस्टेंस गिवन हो। V स्क्वायर बाय RT कब होगा, जब आपको V और R गिवन होगा, ठीक है। अच्छा एक फॉर्मूला और ड्राइव कर सकते हैं हम, वो फॉर्मूला क्या है देखो, H इज इक्वल टू यहां पर है I स्क्वायर RT। अगर मैं R को कन्वर्ट कर दूं, अब R का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, V बाय I। तो देखो कन्वर्ट करके क्या मिलेगा यहां पर, I स्क्वायर V बाय I इंटू में T। इस I से ये I उड़ा दो, तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला एक आ जाएगा क्या आपके पास, VIT। तो ये इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट आ गया। तो तीनों चीजों की देखो सब कुछ यहां पर किसका खेल है, करंट रेजिस्टेंस की फॉर्म में I स्क्वायर RT, वोल्टेज और रेजिस्टेंस की फॉर्म में V स्क्वायर बाय RT, और V और I की टर्म में VIT। तो 3 तरह से मैंने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या हीट एनर्जी में बोल दूं, हीट एनर्जी का मैंने क्या एक्सप्रेशन ड्राइव कर दिया बच्चों, नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। So dear students, there are 2 questions on the basis of Joule's law of heating। तो पहला क्वेश्चन है, an electric iron takes 5 एम्पियर करंट, जो जो गिवन है वो मैं लिखता जाऊंगा। यहां पर गिवन है 5 एम्पियर करंट, तो इसलिए मैंने I लिख दिया 5 एम्पियर, कुछ इस तरह से। एंड इट डेवलप्स 1.5 into 10 raised to power 4 जूल हीट, यानी कि मुझे H की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पर, 1.5 into 10 raised to power 4 जूल। और इसको मैं क्या लिख दूंगा बेटा, देखो 1.5 यानी कि ये बन जाएगा 15 इंटू में 10 रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाय 10। अगर सिंपली सोल्व करूं तो ये 15,000 जूल एनर्जी, ठीक है। आई और एच गिवन है इन 30 सेकेंड्स, और टाइम दे दिया आपको 30 सेकेंड्स। तो जो भी गिवन है डाटा वो आप पहले लिख लो। आपसे पूछ रहा है रेजिस्टेंस बताओ, तो बिल्कुल इजी है, देखो आपके लिए तो आपको पता है H इज इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर RT, क्लियर है। यहाँ पर इन 4 में से बेटा 3 चीजें आपको गिवन है, टाइम निकालना ना, टाइम देखो क्या किसके इक्वल आ जाएगा, H अपॉन में I स्क्वायर R। तो इसका मतलब जो टाइम आया बेटा H, हीट कितनी है, हीट एनर्जी यहाँ पर 15,000
डिवाइड बाय आई स्क्वायर, करंट का स्क्वायर यानी कि 25 इनटू में आर, रेजिस्टेंस 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 आपको निकालना है। अरे रेजिस्टेंस निकालना है ना आपको, तो आर लिखो ना यहाँ पर, देखो तो आर को यहाँ पर रखना था, टी को यहाँ ले जाओ ऐसे, है ना। आपको यहाँ पर क्या आर निकालना है, तो ये आई स्क्वायर आर टी नीचे आ जाएगा। तो देखो एच की वैल्यू 15,000 लगा दी मैंने यहाँ पर, आई स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 25, और टाइम कितना गिवन है 30 सेकंड, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 30। तो इस सिनेरियो को सोल्व करना इजी है। देखो अगर मैं सोल्व करूं इट विल बी 500 यानी कि 500 अपॉन में 25 एंड इट विल बिकम 20, रेजिस्टेंस पूछा था 20 ओम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 20 ओम, आर इज इक्वल टू 20 ओम। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। 4 में से 3 चीजें गिवन थी, आर को यहीं पे रखो, बाकी सब कुछ नीचे ले जाओ, तो फॉर्मूला ये बन गया और आपने सोल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2015 में आया हुआ है बच्चों, साथ साथ लिखते रहो। और ये वाला क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है, ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन में। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अब 5 ओम रजिस्टर जो जो गिवन है लिखते रहो। पहला रूल जो गिवन है जैसे ही समझ आए लिख लो, ओम लगा हुआ है तो रेजिस्टेंस होगा 5, इज कनेक्टेड अक्रॉस 6 वोल्ट बैटरी, तो वोल्ट वी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6 वोल्ट। आपसे पूछा कि करंट बताओ, अरे बिल्कुल सिंपल है, आर और वी दे दिए, करंट पूछ लिया आपसे, आपको पता है वी इज इक्वल टू क्या होता है आई आर। क्या पूछा आपसे, करंट पूछा है, तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, V डिवाइड बाय R। वोल्टेज कितनी है यहाँ पर 6 और रेजिस्टेंस कितना है 5, तो करंट कितना आ जाएगा 6 अपॉन में 5 एम्पियर। इसके बाद आपसे पूछा गया है एनर्जी दैट इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट इन 10 सेकेंड। अब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी कि टाइम कितना है बच्चों यहाँ पर 10 सेकेंड्स, और आपसे पूछ लिया हीट एनर्जी भी बताई दो, तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। अगर आई स्क्वायर आर टी लगाऊं तो देखो क्या आएगा यहाँ पर, H इज इक्वल टू आई, करंट कितना है 6/5, 6/5 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना है बच्चों 5। अच्छा और क्या गिवन है, टी टाइम कितना है 10 सेकंड, तो इनटू में 10 कर दो। सिनेरियो आपके सामने देखो, ये हो जाएगा 36 डिवाइड बाय 25 इनटू में 5 इनटू में 10, राइट। अब क्या होगा 5 × 5, 5 पर चला गया ये, और इट विल बी लाइक दिस। हीट एनर्जी जो है बच्चों वो कितनी आ जाएगी आपके पास 36 इंटू 2 72 जूल। दिस इज हाउ यू कैन क्रैक दिस क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको देख लो जरा, क्लियर है, इसको नोट डाउन करो, फिर हम कुछ और आगे ट्राई करते। तो बच्चों सामने आपको 2 क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं, ये एनसीईआरटी की 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है जो एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड टोस्टर इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप ऑफ एलओए रादर देन प्योर मेटल। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि देखो जो आपके घर में इलेक्ट्रिक आयरन है, बड़ा ही कॉमन सा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, वो 1 से 2 मिनट के अंदर बहुत ज्यादा हीट अप हो जाता है, जिससे आप कपड़े प्रेस कर पाते हो। तो उसका जो कंडक्टर है वो मैं एलओए का बनाता हूं। अब आपको ये पता होगा कि एलओए क्या होता है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स, यू कैन से। जब मैं क्या 2-3 तरह की मेटल्स को आपस में मिला दूंगा, ठीक है, ताकि उसकी प्रॉपर्टीज को एनहेंस कर सकूं, थोड़ा सा क्या उसकी मतलब लाइक उस पर ताकि जंग ना लगे, कोरोजन ना हो, जिसको आप बोल सकते हो। अब जैसे कि एलॉय व्हील्स यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ड्यूरेबल है ज्यादा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि भाई इलेक्ट्रिक आयरन का जो कंडक्टर है या ब्रेड टोस्टर है या हीटर जो हीटिंग डिवाइस जितने भी, मैं वहां पर एलॉयस का यूज क्यों कर रहा हूं। इसका सिंपल सा ये रीजन है कि रेजिस्टिविटी जो होती है बच्चों, रेजिस्टिविटी ऑफ एलओए इज ग्रेटर देन कंडक्टर। और आपको पता है जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, रो की वैल्यू, आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाय ए। अगर रो की वैल्यू ज्यादा हुई तो आर की वैल्यू ज्यादा हुई, रेजिस्टेंस बढ़ गया, और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो बच्चों करंट की वैल्यू ज्यादा होगी। क्लियर। तो मतलब कहने का ये मतलब है, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, हीटिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, करंट तो ऑब्वियसली कम होगा। तो कहने का ये मतलब है कि हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी ज्यादा है क्योंकि एलओएस की, एलओएस में से क्या करंट को पास करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक एनर्जी, देखो सिंपल सा आप ऐसे समझो कि एक कंडक्टिंग वायर है और एक है आपके पास यहाँ पर ये एलओए, दिस इज एलओए, और ये कोई भी आपके पास मेटल है। यहां से आपने क्या सपोज 100 जूल
इलेक्ट्रिक एनर्जी को पास करा तो यहाँ पर 90 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी का रिजल्ट मिलेगा और 10 जूल का एज ए हीट एनर्जी आपको क्या बाहर की तरफ मिल गई। लेकिन यहाँ पर जब आप एलओए के अंदर 100 जूल एनर्जी का ट्रांसमिशन करोगे तो हो सकता है आपको दूसरी साइड सिर्फ और सिर्फ 50 जूल एनर्जी मिले, इससे भी कम। ये क्या मैक्सिमम इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है बच्चों। तो ये क्वेश्चंस को नोट डाउन करो सबसे पहले। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको आई होप कि पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो आपने रीजन देना वो यही देना है कि रेजिस्टिविटी एलओएस की क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू कंडक्टर, तो इसलिए वो बेटर है कि हीट को कन्वर्ट कर सके, इलेक्ट्रिक एनर्जी को ज्यादा वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट बात आप लिख सकते हो इसके अंदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एलओएस का, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है, जिससे क्या होता है कि आप इलेक्ट्रिक एनर्जी पास कर रहे हो, हीटअप भी हो रहे हैं लेकिन ऑक्सीडाइज नहीं हो रहे हैं। ऑक्सीडाइज नहीं होंगे तो क्या होगा, ड्यूरेबल है, राइट। सो दो ही प्रॉपर्टीज यूज करनी है, ड्यू टू हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट we prefer alloy over conductor for making heating devices because they does not oxidize even at high temperature and produces greater heating effect. This is the language, right? notes में आपको दे चुका हूं, उसके अंदर है ऑलरेडी ये चीज, राइट। तो पहला क्वेश्चन ये क्लियर हो, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर आपसे कभी भी कोई मतलब पेपर अगर आपका सेट हो तो जितनी बार भी पेपर दोगे इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें से कम 1 या 2 बार जरूर आपको क्वेश्चन जरूर देगा टीचर। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि व्हाई कॉपर एंड एल्यूमिनियम is used for the transmission of electricity। आप जनरली देखते हो बच्चों, जो वायर्स होती है वो क्या तो कॉपर की होती है और या फिर एल्यूमिनियम की भी हम यूज कर सकते हैं। इसका एक रीजन है, सबसे बेस्ट जो क्वालिटी है या मैं बोलूं सबसे बेस्ट जो कंडक्टर है ट्रांसमिशन के लिए वो है सिल्वर। बट सिल्वर बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, है ना। आप सिल्वर की तारे बनाओगे तो भाई बहुत ज्यादा आपका क्या कॉस्ट रहेगा। और सिल्वर की जो रजिस्टिविटी होती है, रजिस्टिविटी का मतलब क्या है कि प्रॉपर्टी ऑफ क्रिएटिंग रेजिस्टेंस या ऑफरिंग रेजिस्टेंस टू द चार्ज। तो सिल्वर की एक तो कॉस्ट बहुत ज्यादा है, बट इसकी खास बात है कि रेजिस्टिविटी बहुत कम है। बट अगर मैं इसके साथ इसका अल्टरनेट देखूं, कॉपर सेकंड नंबर पे आता है, यानी कि कॉपर की रेजिस्टिविटी जो है सिल्वर से थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। यानी कि सिल्वर, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर 100 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी पास करी तो सिर्फ 4 से 5 जूल हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। लेकिन कॉपर हो सकता है थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट ज्यादा दे, ये 5 से 8 जूल तक क्या हीटिंग इफेक्ट, मतलब 5 से 8 जूल की हीट एनर्जी को भी कन्वर्ट कर दे। तो मैं कॉपर और एल्यूमिनियम को इसलिए प्रेफर कर रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए, क्योंकि वो सिल्वर से चीप है और मैनेजेबल है, राइट। क्योंकि हर कोई सिल्वर की वायरिंग ऑफर नहीं कर सकता, आप बिल गेट्स नहीं हो और ना कोई अंबानी हो आप, राइट। So why you use copper and aluminum? Because they are not costly as silver and they are also better conductor of electricity. So these are two important questions from your NCERT, right? एक दो questions और देखते हैं जो आपको मिल सकते हैं। So बच्चों, one more important and this is the last topic of your chapter। ये आखिरी टॉपिक है आपकी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, और मैं एक वीडियो या हो सकता है 2 वीडियोस और बनाऊं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, ताकि मैं जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स है सीबीएसई लेवल के, एडवांस लेवल के सारे मैं आपसे डिस्कस कर सकूं। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? अब आपको ये भी पता है, 9th क्लास में पढ़कर आए हो, पावर इज व्हाट, रेट ऑफ डूइंग वर्क, राइट। यहाँ पर मैं यही चीज बोलने वाला हूँ। देखो इलेक्ट्रिक पावर क्या होगी, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कि कितनी एनर्जी कंज्यूम की जा रही है पर यूनिट टाइम, राइट। अगर मैं बोलूं आपको कि भाई आपके घर में एक लगा हुआ है बल्ब और एक लगा हुआ है एसी, दोनों पैरेलल में है ना, पैरेलल में लगा देते हैं इसको, चलो ऐसे इस तरह से, ठीक है। सीरीज में तो नहीं लगाएंगे, सीरीज में क्यों नहीं लगाएंगे इसका आप जानना चाहते हो? अगर आप इस बात का आंसर कि मैं सीरीज में क्यों नहीं लगा रहा हूं बल्ब और एसी को, तो आप इससे पिछले से पिछला लेक्चर देखो तो आपको पता लगेगा। तो मैं बोलूंगा कि जो बल्ब है, बल्ब 10 जूल पर सेकंड कंज्यूम कर रहा है, तो एसी कितना कंज्यूम करेगा? एसी शायद हो सकता है 30 जूल पर सेकंड कंज्यूम करे। तो कोई डिवाइस कितना ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, तो उससे मैं बता दूंगा कि उसकी पावर रेटिंग क्या है। जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा होगी वो ज्यादा बिजली को क्या कंज्यूम करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करेगा। तो मैं ये बोल रहा हूं, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, राइट। तो फॉर्मूला क्या हुआ इलेक्ट्रिक पावर का? एनर्जी बाय टाइम, है ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या बाय टी, रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी ई बाय टी, एनर्जी बाय टाइम
क्लियर है बच्चों? तो पावर का एक जनरल फॉर्मूला क्या बना दिया मैंने, एनर्जी बाय टाइम। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, पावर इनटू टाइम। अगर आपसे एनर्जी पूछ रहे तो पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, पावर पूछ रहे तो एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर दो। गिवन होगा सारा कुछ, न्यूमेरिकल्स में हम देखेंगे अगली वीडियो में जब मैं आऊंगा आपके पास। तो इसकी एसआई यूनिट क्या है, वाट। एनर्जी की क्या है, जूल, ये आपको पता ही है। तो अगर मैं बोलूं कि 1 वाट का मतलब क्या होगा, तो आप मुझे सिंपली बोल दोगे सर जब एनर्जी 1 जूल होगी और टाइम 1 सेकेंड होगा तो ये 1/1 क्या बना देगा, 1 वाट, है ना। देखो पावर इज इक्वल टू व्हाट, एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी 1 जूल, टाइम 1 सेकेंड, तो पावर भी कितनी होगी, 1 वाट। तो बेटा 1 वाट पर कई बार क्वेश्चन बन चुका है। 1 वाट कैन बी डिफाइंड एज 1 watt can be defined as या 1 watt पावर इज सेड टू बी 1 watt। इसको थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। पावर इज सेड टू बी 1 watt if 1 joule electric energy is consumed in 1 second। जब 1 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होगी 1 सेकंड में, या 1 एनर्जी, ये 1 जूल एनर्जी का डिसिपेशन होगा 1 सेकंड में, तो बोलूंगा कि पावर क्या है, 1 वाट है ना। 1 जूल अपॉन में 1 सेकंड। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अच्छा, पावर किलोवाट आवर, देखो पावर तो किलोवाट में भी हो सकती है, पावर मेगावाट में भी हो सकती है। तो एक बार रिलेशन समझ लेते हैं। 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है बच्चों, 1000 वाट, या मैं बोल दूं 10⁻³ वाट। 1 मेगावाट का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलूं 1 मेगावाट तो बोलूंगा 10⁻6 वाट। ठीक है, या आप 3 जीरो के बाद 3 जीरो ऐड कर दो, यहां पर 6 जीरो लगा दो, इतने वाट, राइट। ये 10 लाख हो गया, 10 लाख वाट। क्लियर है? अच्छा, और पावर का फॉर्मूला देखो कैसे मैं डिफाइन कर सकता हूं। ठीक है, पावर आपने क्या बोली अभी, एनर्जी अपॉन में टाइम। ठीक है, एनर्जी कितनी निकाली आपने, देखो इसको, चलो मैं थोड़ा सा स्पेस बनाकर आपको कराता हूं। इसको नोट डाउन करते रहो बच्चों, साथ साथ इंपॉर्टेंट है। ये सर्किट में 2 मिनट के लिए हटा रहा हूं यहां से, एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था। देखो ध्यान से देखो, पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा। पावर क्या है, एनर्जी बाय में टाइम। एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनाया था आपने, I² RT, और डिवाइड में क्या आ गया, T। तो बेटा पावर का जो पहला फॉर्मूला है वो क्या है, I² R, है ना। पहला फॉर्मूला बन गया पावर का। ये किसकी टर्म में है, I और R की टर्म में। अब देखो एनर्जी का एक फॉर्मूला और आपने बनाया था बच्चों, वो था V² R इंटू में T, है ना, एनर्जी। और अगर उसको मैं टाइम से डिवाइड कर दूं, एनर्जी था ना V² अपॉन में R इंटू में T, जब मैंने आपको बोला था V और R की टर्म्स में एनर्जी क्या है ये, तो T से डिवाइड कर दो, तो बेटा पावर का एक और फॉर्मूला बन जाएगा V² बाय R, यानी कि P इज इक्वल टू V² बाय में R। दिस इज सेकंड फॉर्मूला, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। इसके बाद पावर को हमने VIT भी लिखा था, सॉरी एनर्जी को हमने VIT भी लिखा था। तीसरा फॉर्मूला क्या था, VIT इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट। अभी हमने इसी लेक्चर में थोड़े टाइम पहले ड्राइव किया था। अगर पावर डिफाइन करना हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एनर्जी बाय में टाइम। बच्चों एनर्जी बाय में टाइम यानी कि VIT को भी अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो पावर क्या आ जाएगी, V इंटू में I। तो पावर का 1, 2 और 3 फॉर्मूले मैंने पावर के भी ड्राइव कर दिए यहाँ पर, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक पावर। क्या है, कंजप्शन ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम, या बोल सकता हूँ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम। कौन सी एनर्जी बोलूं, इलेक्ट्रिक एनर्जी बोल देता हूँ, इलेक्ट्रिक एनर्जी तो फ्लो कर रही है, राइट। तो इस तरह से मैं डिफाइन कर सकता हूँ। थ्योरेटिकली चैप्टर ओवर है बच्चों। अब अगले लेक्चर में क्या होगा, सिर्फ न्यूमेरिकल्स और कंसेप्चुअल डिस्कस होंगे, क्या सीबीएसई पूछ सकती है और क्या आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना है। तो मिलता हूँ बच्चों आपसे अगली वीडियो में। लेक्चर सब आपको फ्रीक्वेंटली डेली कोशिश करूंगा दे सकूं। सो इस चैनल को बच्चे सब्सक्राइब जरूर करो। एक और इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको देना चाहूंगा कि देखो अभी 10th क्लास में अगर आपका कोई भी फ्रेंड है, कोई भी आपका रिलेटिव है, उनको ये वीडियोस जरूर पहुंचाओ। मैंने अब तक ये आज मेरा शायद 8th लेक्चर है, लेकिन मैंने इस 8th लेक्चर में 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अपनी तरफ से इतना करवा दिया आपको कि कोई आपका नंबर नहीं कट सकता अगर आपने बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चंस को और कंसेप्ट को देखा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और वीडियोस को लाइक करते रहो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बच्चों।